This is an ABP Life podcast. पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। रोज कोई ना कोई खबर हमारे सामने आती रहती है कि लोग जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। खाने का तेल 532 रुपए लीटर है, दूध की कीमत 150 रुपए, देश पर अरबों का कर्ज है। ऐसे में पाकिस्तान के अस्तित्व का क्या होगा? बस आज इसी पे बात होगी एबीपी लाइव पॉडकास्ट में। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड अफसर जेके त्रिपाठी जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात के अगर कारणों को जानना चाहें, वो रीजंस क्या क्या है? देखिए, पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात जो हैं, जो और भी अब खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये आज की बात नहीं, आज का कारण नहीं है। पाकिस्तान की पैदाइश से इसका कारण जुड़ा हुआ है। ओके। पाकिस्तान पैदा हुआ, जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो इस बेसिस पे हुआ था कि पाकिस्तान ने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग पाक नेशन चाहिए, पाक मुल्क चाहिए। और इसी एक्शन को लेकर के मुसलमान पाकिस्तान बना। लेकिन ये पूरा सिद्धांत ही पाकिस्तान का फेल तब हो गया जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वालों की संख्या, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोगों ने, मुसलमानों ने भारत में रहना पसंद किया। तो ये पाकिस्तान की बनने का जो सिद्धांत था वहीं पे फेल हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तान की विदेश नीति का सिर्फ एक ध्येय रह गया कि किसी तरह से भारत का विरोध किया जाए। और उसी के चलते पाकिस्तान अमेरिका की गोद में सीटों और सेंटो संगठनों के तहत वहां जा बैठा। जी। अब पाकिस्तान से चूंकि अमेरिका ने उसे सहायता देनी खूब शुरू की, अब उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान में कोई बहुत खास इंडस्ट्री या बहुत खास एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पाई। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज हुई, खेती के भी कुछ कृषि में भी फर्क पड़ा, और कपड़े वगैरह का, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का वहाँ ज्यादा हुआ, वहाँ विकास हुआ, उनकी फैक्ट्रीज का, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रियल बेस का। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान कुछ खास कर नहीं पाया। और उस पर चूंकि पाकिस्तान की विदेश नीति का पहला और एकमात्र उद्देश्य था भारत का विरोध, इसलिए वहां मिलिट्री ने अपने को ज्यादा सुप्रीम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि मिलिट्री के लिए, किसी भी देश की फौज के लिए सबसे ज्यादा उसकी फौज का महत्व तभी होता है जब बॉर्डर पर इनसिक्योरिटी हो, अस्थिरता हो। जी। और बॉर्डर पे, भारत के साथ बॉर्डर पे अस्थिरता का हवा खड़ा करके पाकिस्तान की आर्मी वहां पर सुप्रीम हो गई। और उन्होंने बेइंतहा लूटना शुरू कर दिया मुल्क को। जी। आप सोचिए, ये मुल्क, भारत और पाकिस्तान तो विभाजन से पहले एक, लेकिन अब विभाजन के बाद आप देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। और दूसरी चीज आप देखिए कि 71 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति में कितना फर्क आ गया। दोनों एक ही मुल्क थे, एक ही मुल्क के हिस्से थे। तो अब वहाँ मिलिट्री ने सिस्टमेटिकली ऐसा कर दिया कि मिलिट्री, सारी पावर मिलिट्री को रहेगी, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो। और आपने देखा होगा, जो भी वहाँ के जनरल या जो भी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर होते हैं, वो ज्यादातर लोग जाकर के विदेश में बस जाते हैं, क्योंकि रिटायर होने से पहले वो पैसा लूट करके वहाँ ले गए होते हैं। ओके। जमा कर गए होते हैं। तो ये सबसे, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत तुरंत अभी कुछ पिछले सालों में नहीं खराब हुई, बल्कि इससे ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये होती गई है। और अब हालत ये आ गई है कि ये नासूर बन गया है, जिसको ठीक शायद नहीं किया जा सकता है। तो ये अब वहाँ पे मिलिट्री की स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं, पूरे साबुन से लेके, टॉयलेट पेपर से लेके, डालडा और तेल और घी और आटे की मिल, ये सब चलाती है वहाँ पर मिलिट्री ज्यादा। जी। और
आपको जान के ताज्जुब होगा कि जैसे पाकिस्तान के जैसे हमारे यहाँ इसरो है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे पाकिस्तान में सपार्को है। ओके। सपार्को जो है वो वहाँ का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 22 साल में उसकी कमान 4 मेजर जनरल्स के हाथों में रही है। और मैंने ये इंटरनेट पे रिसर्च किया, उन 4 में से 3 की क्वालिफिकेशन थी बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और एक एमएससी बॉटनी था। ओके। ये लोग पाकिस्तान के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। आज भी ये वहाँ पर अगर कोई जनरल रिटायर होता है तो उसको इस्लामाबाद में बड़ा मकान और जमीन दी जाती है जी। तो एक वहाँ पर एक सिस्टम डेवलप हो गया। और इसके साथ ही साथ भारत ने तो जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। अभी भी ऐसे भी केसेस आते हैं कि चेन से बांधा जाता है नौकरों को जो नहीं उनकी बात मानते जमींदारों की। तो अब ये चीजें जो हैं, इस जो फ्यूडल मेंटेलिटी कहते हैं, उससे पाकिस्तान उभर नहीं पाया है और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे चौपट होती रही है। जी। अच्छा, अगर हम चाइना की बात करें, चूंकि ये अपनी दोस्ती काफी निभाते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो इन खराब हालातों में चाइना का क्या रवैया है और आगे क्या ये इनको पटरी पर लेकर के आ सकता है? जैसे चीन कुल मिलाकर के एक दुकानदार देश है, एक व्यापारी देश है। और चीन हो या कोई भी और देश हो, जब किसी दूसरे देश से उसको उसका मतलब सधता है, उसका हित सधता है, तब तक वो उसके साथ दोस्ती निभाता है। चीन के साथ पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती रही जी। और चीन ने पाकिस्तान से सदाबहार दोस्ती के नाम पे BRI अपना ये पाकिस्तान में BRI की जो अपना CPC है वो उन्होंने चालू किया जी। वो इनका फ्लैग, वो इनका एक तरह से समझ लीजिए सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। अब क्या हुआ कि वहां पर भी चीन को बड़ी कठिनाइयां आई और कठिनाइयां ऐसे आई कि चीन ने पाकिस्तान को कर्जे तो खूब बेतहाशा दिए। चीन के अभी पाकिस्तान के ऊपर चीन के करीब 30 अरब डॉलर का कर्जा है। ओके। अब कैसे पाकिस्तान उसको वापस करेगा? चीन को तो पैसे वापस भी चाहिए ना, और पाकिस्तान पैसे वापस करने के स्थिति में नहीं है जी। इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान की और खराब हालत होने लगी, क्योंकि एक तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए चाइनीज कंपनीज आ गई हैं। ग्वादर की चाइनीज कंपनी आ गई हैं, जो पाकिस्तान को जिनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली उत्पादन की लागत जो है भारत की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। ओके। आप समझ सकती हैं कि चीनी कंपनियां कैसे लूट मार कर रही हैं। अब तो पाकिस्तान उसको पैसे नहीं वापस कर सकता, तो चीन भी आखिर कहाँ तक उसको पैसे देगा जी। इसीलिए देखिए अभी बड़े जोर शोर से पाकिस्तान में ये कहा गया कि साहब चीन ने पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का कर्ज देने की बात कही है। हाँ। पर राजी हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया, बाद में कहीं खबर आई तब फिर पाकिस्तान को भी परेशानी हुई कि 10 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर तो पुराने कर्जे का सिर्फ रिशेड्यूलिंग होगा। चीन ने जो 10 अरब डॉलर के कर्जे तथा कथित रूप से पाकिस्तान को दिए हैं, बाद में चीन ने इस चीज का स्पष्टीकरण किया कि उस 10 अरब डॉलर में से 9 अरब तो पुराने कर्जों का रोल ओवर है। ओके। जो चुकता करने थे पाकिस्तान को 9 अरब, वो अभी उसने नहीं चुकता किए, तो उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। असली कर्जा जो और दिया गया सिर्फ 1 अरब डॉलर का है, जो कि
पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब 3 अरब डॉलर से भी कम हो गया, जिसका मतलब 9 दिन का उनके पास 9 दिन के एक्सपोर्ट के पैसे हैं, उसके बाद नहीं। ओके। तो अब ये इस समस्या की वजह से चीन भी देखिए, चीन भी चूंकि मतलब का यार है और उसका मतलब अब नहीं सध रहा है पाकिस्तान से, इसलिए चीन ने पाकिस्तान को और कर्जे ज्यादा देने से मना कर दिया है, और इसी की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान है। जी बिल्कुल सर। अगर भारत की बात करें, जो कि पड़ोसी देश तो वो हमारा भी है, भले ही रिश्ते कितने स्ट्रेंज हैं, अच्छे नहीं हैं, तो क्या भारत पर दबाव पड़ेगा मदद करने का? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत से दबाव तो बढ़ेगा, और अभी मैं देख रहा था 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस आए हैं, वो बहुत ही स्पष्टता से उसमें पाकिस्तानी आवाम कह रहा है कि हमें भारत से सिर्फ मदद भले अभी न लें, लेकिन भारत से व्यापार करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उन्हें प्याज चाहिए, उन्हें टमाटर चाहिए, उन्हें कुछ सब्जियां चाहिए, जो कि दुबई के रास्ते से तो आ रहे हैं, भारत की चीज जी एक्सपोर्ट होकर के दुबई से। लेकिन उनका ये कहना है कि उसमें फायदा किसका हो रहा है? बिचौलिए का हो रहा है, का हो रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों को, बिजनेसमैन का हो रहा है, पाकिस्तानियों का नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जो, जैसे समय समय पे हमारे यहाँ चीनी की किल्लत होती है, जबकि पाकिस्तान चीनी दे सकता है, लेकिन हमें दुबई से खरीदना पड़ता है। जी तो ऐसा तो है कि अगर ये चीजें अगर वो व्यापार हमसे करें तो हमें कोई परेशानी उसमें नहीं होगी, अच्छा ही होगा, और हमारे लिए भी अच्छा है कि एक मजबूत पाकिस्तान हो, ताकि वहाँ पर इस तरह की अनसर्टेनिटी, इस तरह की अस्थिरता न रहे, जिससे कि हमारे यहाँ और न सिर्फ आतंकवादियों का शरणार्थियों के वेश में आने की समस्या हो जाएगी, बल्कि बहुत तादाद में शरणार्थी भी आ सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश बनने के पहले हुआ था। बिल्कुल सर। जी सर। IMF ने अभी जो खुलासा किया है और जो कर्ज की रकम बताई है 900 अरब, तो आपको क्या लगता है सर, ये चुका पाना, चूंकि आपने पहले भी बोला मुश्किल है, तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व क्या होगा? देखिए, अभी तो ये जो 900 अरब के कर्ज की बात है, और अब इन्होंने कहा भी है, IMF ने भी कहा है कि आप पहले ये बताइए कि आप और मुल्कों से जो आपने कर्ज लिए हैं उसको कैसे चुकाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से ले आएंगे, और जो चीन से आपने कर्ज लिया है उसका कैसे भुगतान होगा। अब देखिए, सवाल ये है कि चीन के साथ जो कर्ज लिया जाता है, चीन के साथ जो ऐसे समझौते होते हैं, वो 2 तरह से होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। उसमें चीन कभी भी ये नहीं बताता कि किस ब्याज दर पर ये कर्जे दिए जा रहे हैं और क्या क्या कंडीशंस, बाकी टर्म्स और कंडीशंस हैं। जबकि IMF का कहना है कि अगर आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो आप क्लीन स्लेट लेके आइए, यू कम क्लीन, आप हमें बताइए कि आपने किस से और किस शर्तों पे पैसे लिए हैं। तो ये बड़ी समस्या। और अभी IMF भी देखिए, 4 दिन तक IMF के लोग रहे, बातचीत हुई, लेकिन अब जो IMF ने कहा है उस पर पाकिस्तान को बहुत उहापोह की स्थिति है कि पाकिस्तान क्या करे। क्योंकि देखिए, एक तो पाकिस्तान ने ये कर दिया कि IMF के कहने पे डॉलर को कैप हटा दी, तो डॉलर रुपया नीचे से गिर गया, 280 पे पहुंच गया बैंक में, और पैरेलल मार्केट में 300 पार कर गया। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि IMF ने 2 और कंडीशंस बताई हैं। एक तो ये कि आप टैक्सेस बढ़ाइए चीजों पर, और दूसरा ये कि आप सब्सिडीज जो है बिजली पर, पानी पर या खाद पर, वो सब्सिडीज आप हटाइए। अब अगर सब्सिडीज हट जाती हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो इस निश्चित ही वहाँ पिस रही जनता के ऊपर और भार पड़ेगा। और लेकिन भले अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए भार पड़ेगा, लेकिन बाद में शायद कुछ ठीक हो जाए IMF का कर्जा आने से, क्योंकि कंडीशन तब पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी शहबाज शरीफ की सरकार इसलिए उहापोह में, इसलिए परेशानी में है
कि ऐसा हो जाएगा तो ये इलेक्शन ईयर है, इसमें निश्चित ही शहबाज शरीफ के गठबंधन को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और एक और जो अभी IMF ने कंडीशन दी है कि वहाँ ग्रेड 17 यानी हमारे यहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से, वहाँ ग्रेड 17 के ऊपर जितने भी पाकिस्तानी अफसर हैं और फौज के हुक्मरान हैं, सबके और उनके परिवारों की प्रॉपर्टीज के डिटेल हमें दिए जाएं। जी। ये इसलिए कि IMF जानना चाहता है कि कैसे ये हालत खराब हुई पाकिस्तान में, उनके सिविल बड़े ऊंचे ओहदों पर स्थापित उनके सिविल सर्वेंट और उनके सैनिक अधिकारियों ने कैसे लूटा है जी। और वो परेशानी का सबब है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी शहबाज शरीफ ने सारे विपक्ष को न्योता दिया है कि 7 तारीख को आइए हम सब लोग मिल करके वो करें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, जिसकी वजह और उसमें ये देखें कि क्या हो सकता है, इस पर विचार करें। बिल्कुल। अगर खुद को दिवालिया घोषित नहीं किया तो क्या होगा, और किया तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया घोषित नहीं किया है। देखिए, मेरे ख्याल से दिवालिया घोषित करने के उनकी नौबत अभी शायद नहीं आएगी, क्योंकि पिछले महीने ही दिवालिया घोषित होते होते रह गया है। लेकिन ये है कि अगर दिवालिया घोषित नहीं किया तो स्थिति ऐसी होगी कि अगर 2 हफ्ते के बाद सारे एक्सपोर्ट बंद हो जाए, इंपोर्ट बंद हो जाएंगे, सबसे पहले तो पेट्रोल की और डीजल की कमी हो जाएगी, जिससे अभी भी पाकिस्तान जूझ रहा है। कई पेट्रोल डीजल पंप बंद हो चुके हैं और उससे बड़ी ही मारकाट की अव्यवस्था की अनार्की की स्थिति होगी। दूसरी चीज ये है कि जितना इंपोर्ट किया गया है सामान, कितने हजार कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं, वो छुड़ाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि LLC बंद कर दी गई है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको मान्यता नहीं दे रहा, और इसलिए आप छुड़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, बाहर के रहने वाले पाकिस्तानी जो अपनी पगार में से, अपनी सैलरी में से, मध्य पूर्व से, अरब देशों से काट के कुछ भेज रहे हैं, उससे उतना फायदा होगा नहीं। तो अगर ये नहीं करता है पाकिस्तान अपने को दिवालिया, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। एक तरह से अघोषित युद्ध शुरू भी हो चुका है, क्योंकि आपने देखा कि हमजद अयूब मिर्जा जैसे लोग जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो POK के और गिलगिट बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि POK को भारत को दे देना चाहिए था, गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत में आ जाएगा तो सही रहेगा। और बलोच तो अलग अपना आंदोलन कर ही रहे हैं, हिंसक और अहिंसक जैसे ही। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान की हालत तो ऐसे ही खराब हो रही। हाँ, दिवालिया घोषित होने से ये होगा कि तब शायद कुछ दिन में उसको उबारने के लिए कुछ मुल्क आगे आए, लेकिन उनकी, या चीन भी आ गया है, लेकिन उनकी कंडीशन कैसे होगी वो आप श्रीलंका के हालातों से या श्रीलंका में जो कुछ हुआ इससे समझ सकते हैं। वो कौन कौन से मुल्क हो सकते हैं जो आगे आ सकते हैं? देखिए, एक तो चीन आ सकता है, और चीन आएगा तो मेरे ख्याल से चीन तो ये कहेगा कि हाँ, हमको देश को या देश के हिस्से को, बलूचिस्तान को, POK को, गिलगिट बाल्टिस्तान को, ये सबको हमें गवर्न करने दीजिए। ओके। इस तरह से उनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को गिरवी रखा जाए जी। सऊदी अरब, UAE, ये देश भी आ सकते हैं, लेकिन ये देश भी क्यों आएंगे और कितना आएंगे जब उन्हें यहाँ आने से कोई फायदा तो नहीं होगा। और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे बाकी देशों में से कोई नहीं आ सकते हैं। मलेशिया आएगा, न इंडोनेशिया आएगा, और न मोरक्को, इजिप्ट वगैरह देश आएंगे। तो ये समस्या हो जाएगी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लिए अब यही एक वो है कि या तो फिर से मिलिट्री आ जाए, और मिलिट्री फिर अमेरिका से या और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसे ले, और किसी तरह से मिलिट्री अपने को कंट्रोल जब तक नहीं करेगी तब तक पाकिस्तान में हालत सुधरेंगे नहीं जी। आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी, चूंकि आपने कहा भी कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, तो ऐसे में आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के अस्तित्व के बारे में? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
हमारे लिए इसलिए अच्छा नहीं होगा कि एक तरह से आप सोचें कि एक देश जो जिसमें अभी भी जमींदारी प्रथा, फ्यूडल प्रथा कायम है, एक देश जिसमें स्टेट रिलीजन टेररिज्म हो चुका है जी, सिर्फ एक चीज एक्सपोर्ट होती है वो टेररिज्म, एक देश जो इतना बड़ा कैंसर, इतना बड़ा नासूर हो चुका है कि सड़ रहा है। अब अगर हम ऐसे नासूर को अपने में मिला लेंगे तो वो नासूर हमारी पूरी बॉडी में फैलने का डर है। इसलिए हमें नहीं, हमारे हित में नहीं है कि पाकिस्तान हमसे मिले। हाँ, पाकिस्तान अगर विघटित होता, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान विघटित होता है तो अपनी वजह से होगा, और पाकिस्तान अगर विघटित होता है, टुकड़े हो जाएंगे, तो कुछ जैसे पीओके है, गिलगित बाल्टिस्तान है और शायद सिंध भी है, वो शायद भारत में मिलना पसंद करे। बलूचिस्तान तो पहले से कह रहा है कि हम भारत के साथ मिलेंगे। यहाँ एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान के चारों प्रांतों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ पंजाब ऐसा है जिसकी सब खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो और चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, सभी में पंजाबी लोगों की डोमिनेंस है और इसीलिए पंजाबियों से वहां के लोग बहुत उनकी खिलाफत कर रहे हैं। तो ये तो अगर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जिसकी शायद संभावना बने निकट भविष्य में, तो उस हालत में फिर यही होगा कि पाकिस्तान की जगह 4 और देश हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, अगर भारत से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान खुद मिल जाते हैं तो और वो तीनों देश भी इतने छोटे छोटे होंगे कि उसमें फिर बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा जो है वो देखिए वो शायद अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, क्योंकि पीपीपी वो करेंगे। तो ये बड़ी ही गंभीर बात होगी कि पाकिस्तान का ऐसा हश्र होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री अपने को सुधारेगी नहीं, तब तक पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी। क्योंकि आप देखिए ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने, एक समाचार के अनुसार आपने भी पढ़ा होगा कि 2000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर की। जी। तो ये जहां पर मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी हो, वहां पर ये परेशानियां होंगी। बस हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि किसी तरह पाकिस्तान में स्थिति सामान्य हो जाए, ताकि वो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।